Good morning class. Myself Rachna. Today we will read about solution of solid in solid. Means हम solid solution यहाँ पर prepare करेंगे. ये जो solid solution हम बनाएंगे यहाँ पर ये क्या है, ये substitutional भी हो सकते हैं और ये interstitial भी हो सकते हैं. Substitute का मतलब होता है पुट करना. मीन्स मेरे पास अगर कोई सोल्यूशन है, सपोज एक मेरे पास मुझे क्या है सॉलिड में ही सॉलिड को मिक्स करना है, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है. उसके अंदर क्या है, मैंने ये मेरे पास सपोज NaCl है, मैंने इसके अंदर कुछ और सॉलिड डाल दिया. मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, शुगर ऐड कर दी. तो ये क्या है, सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन बन गया. ठीक है, तो ये है मेरे पास सब्स्टिट्यूट होना. मीन्स मैंने इसके अंदर कुछ और अमाउंट ऐड करके मीन्स उसके आयंस को मैंने थोरोली मिक्स कर दिया. बट इसके अंदर क्या होगा, अगर बट ये सब्स्टिट्यूशनल यहाँ पर नहीं है. ये सब्स्टिट्यूशनल तभी होगा जब मेरे पास इसकी अमाउंट फिक्स रहेगी. सपोज ये मेरे पास कितना है, 100 ग्राम है. मुझे शुगर ऐड करनी है बट उसके बाद भी 100 ग्राम रखना है. तो 100 ग्राम रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ NaCl निकाल के वहाँ पे फिर मैं शुगर ऐड करूँगी. तो इस तरह से क्या है, किसी को निकाल के दूसरी उसकी जगह पर ही सॉलिड सब्सटेंस को निकाल के उसकी जगह सॉलिड सब्सटेंस को ऐड करने को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. इंटरस्टिशियल क्या होता है, जो हमारे पास ये जो जैसे हमारे पास सपोज ये एटम मॉलिक्यूल्स है किसी भी सॉलिड के, देन इसके बीच ये क्या है ऐसे 3D में अरेंज होंगे. तो अगर मैंने कुछ ऐसे डाले हैं, जैसे शुगर के पार्टिकल हैं वो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या डालना है, अब मैंने उसके अंदर NaCl डालना है. तो ये स्मॉल इन साइज़ है. तो ये क्या करें, जो बीच में जो स्पेस है मीन्स उतनी ही 100 ग्राम के अमाउंट के अंदर ही क्या है, मैं कुछ उतने ही स्पेस के अंदर मैं और जो ये बीच में जो मेरे पास खाली जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर मैं क्या है, मैं काफ़ी सारा NaCl को क्या है वहाँ पे मैं ट्रैप कर सकती हूँ. मेरी जो इंटरस्टिशियल साइट है, जो एटम के बीच में जो जगह बची हुई है उस जगह पर मैं NaCl को फिल कर सकती हूँ. तो ये मेरे पास हो गया इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. क्लियर. चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर की वजह से जो हमारे पास प्रेशर बनेगा, मीन्स हमारे पास कोई भी लिक्विड है उसको हमने हीट कर दिया. तो हीट करने पर क्या होगा कि जो हीट करने पे जो वेपर बनेंगे, वहाँ पे जो भाप निकलेगी, इवेपोरेशन जो होगा, तो उसको क्या है वो कितने अमाउंट में वहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, कितने अमाउंट में वहाँ पे वेपर बन रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर. जैसे यहाँ पर हमने एक डायग्राम दे रखा है. तो इसमें क्या है कि ये मरकरी का कॉलम है. जब हमारे पास इनिशियली ये क्या था, जब ये यहाँ पे कोई वेपर प्रेशर नहीं था, उस टाइम पर ये क्या है, इन दोनों के जो लेवल थे वो सपोज यहाँ पर थे एंड वो इक्वल थे. ठीक है, फिर इसको क्या किया गया, इसको हीट किया गया. हीट करने के बाद क्या है, इसको जहाँ पर जितने भी यहाँ पर वेपर प्रेशर जनरेट होंगे वो क्या बाहर जाएंगे इस पाइप से. तो जितना ज़्यादा ये बाहर जाएंगे, जो अमाउंट यहाँ पर जनरेट होगी उतना यहाँ पर फोर्स लगेगा. वो जो फोर्स प्रेशर की फॉर्म में वो क्या लिक्विड जो मरकरी है उसके कॉलम को यहाँ से पुश करेगा. तो जितना यहाँ पर मरकरी का कॉलम राइज होगा उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना वेपर प्रेशर क्रिएट हो गया. तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और सोल्यूशन is the pressure exerted by the vapor in equilibrium with the liquid or solution at a particular temperature. Clear? Then next है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे. फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड. जितना ज़्यादा किसी लिक्विड के अंदर वेपर प्रेशर जनरेट होंगे उसका जो वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बनेगा. मीन्स उसके अंदर या तो वो क्या है वोलेटाइल ज़्यादा होगा. वोलेटाइल ज़्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर जो फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या होंगी, कमज़ोर होंगी. तो अगर वो वीक हैं तो उसकी वजह से क्या है वो ईजिली टूट जाएंगी. जितनी जो ईजिली वो फोर्स टूटेंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पर क्या जनरेट होंगे, वेपर जनरेट होंगे. तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा. तो इसने एग्जाम्पल दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल डाईइथाइल ईथर इज़ ग्रेटर देन द इथाइल एल्कोहल. तो ईथर के अंदर क्या है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो कम जनरेट होगा, सॉरी ज़्यादा जनरेट होगा बजाय अल्कोहल के. क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नॉर्मल बॉन्डिंग के साथ साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करती है. क्योंकि ये अल्कोहल है, OH वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो OH यहाँ पर भी होगा बट ये क्या है ROR फॉर्म में होगा. तो वो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी नहीं बन पाएगी जो कि यहाँ पर एक इफेक्टिवली OH बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो यहाँ पर जनरेट होगी. तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गई इथाइल अल्कोहल के और इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया.
टेम्परेचर बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ही उसके अंदर क्या बनेगा, उसका वेपर प्रेशर। इक्वेशन हमारे पास log P2/P1 मीन्स ये प्रेशर है। डेल्टा मतलब हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303, ये क्या है हमारे पास जो log था या नेचुरल log है जो ये वाला, इस नेचुरल log को हमने क्या है log में चेंज कर दिया बेस 10 के साथ, तो इसके साथ हमें 2.303 को ऐड कर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन है हमारे पास log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा मतलब हीट ऑफ वेपोराइजेशन है डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। देन नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रोल्स लॉ। लिक्विड सॉल्यूशन है, उसके अंदर जितना वेपर प्रेशर बनेगा उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एंड उसको हम क्या कहते हैं, रोल्स लॉ मीन्स ये रोल्स के द्वारा दिया गया था। तो ये क्या कह रहा है, इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट at a given temperature is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in its pure state। ये क्या कह रहा है, इसने ऐसे कहा है कि मेरे पास सपोज करो कोई एक ए कंपोनेंट है, ठीक है। इस कंपोनेंट जब ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में था, प्योरेस्ट, ठीक है, तो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर सपोज करो ये क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होंगी, आपको ये मिलेंगी। अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर इसने क्या है, सपोज करो इसने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो किया PA, ठीक है। चाहे इसको यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म को किसे दे रखा है, P0A से दे रखा है, तो हम इसको P0A कर देते हैं। तो ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर ये अपना प्रेशर कितना कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, P0A एग्जिट कर रहा है, ये इसकी प्योर स्टेट है। इसको साइड में करते हैं। फिर हमने इसका एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया कि ये अपनी वहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, मीन्स ये किसी के साथ वहाँ पर मिक्स है या मतलब कोई ना कोई चेंज है, मीन्स अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सपोज करो वहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो कितना जनरेट हो गया, PA। कोई और सॉल्यूशन में जब हमने इसको बनाया तो वहाँ पर इसने प्रेशर लगाया PA। अब इस PA की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे, PA की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपके पास एक तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है प्रेशर की, वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर A कंपोनेंट के कितने क्या हैं, मोल, तो उसके हम उसके नंबर ऑफ मोल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन प्योर नहीं है उसका आपने उसका पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपने क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में जो वैल्यू है प्रेशर की उसको उस सॉल्यूशन में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्या आ जाएगा हमारे पास उस सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर। सिमिलरली एंड टोटल जो वेपर प्रेशर और यहाँ इसको सपोज ये आ गया, देन हमारे पास P20, उसके अंदर सपोज एक और कंपोनेंट भी है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, P0B इंटू NB आ जाएगा। अब इन इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे सपोज करो आपको NA का नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखा है, NB का गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या पहले पढ़ा था कि NA प्लस NB मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होता है एक सोल्यूशन का, 1 होता है। तो यहाँ से क्या है, NA इजिकल टू 1 माइनस NB आ गया। तो अगर आपको यहाँ पर NA की वैल्यू नहीं दे रखी है, B की दे रखी है, फिर भी आप इसको पुट करके निकाल सकते हो। तो ये भी आपको क्या रखना है ध्यान में। देन है हमारे पास, इसी को इसने क्या है चेंज करके यहाँ पे गिवन है। ग्राफ क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, फिक्स है। P0A है, ये क्या है, किसी सॉल्यूशन का उसकी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर जो प्रेशर था वो था, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक और मेरे पास सॉल्यूशन है PB, ठीक है, ये उसका प्योरेस्ट सॉल्यूशन फॉर्म में भी इसका वेपर प्रेशर है। तो इसके अंदर क्या है, जो नया हमारे पास जो ये PA है, ये क्या है, ये मेरे पास PA को, ये जो लाइन है ये फेस है, सिर्फ ये PA को शो कर रही है। तो मीन्स जितना वेपर प्रेशर इसके अंदर जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स हैं वो जो यहाँ पे A के क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जैसे चेंज होंगे देन अगेन इधर चेंज होंगे। तो ये क्या है, इधर मेरे पास PA की है देन ये PB की है। जब ये दोनों लाइंस यहाँ पे मतलब दोनों की हाईएस्ट पी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारे पास थर्ड जो फेज आएगी वहाँ पर मतलब ये जो वैल्यू आएगी प्रेशर की, मीन्स PA एंड PB का टोटल सम आएगा, ठीक है। ये ग्राफ सिंपली हमें बता रहा है कि इनका जो सम आएगा वो मीन्स टोटल वेपर प्रेशर होगा।
तो पूरे सॉल्यूशन का अगर हमने वेपर प्रेशर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे सभी कंपोनेंट का अलग अलग उस सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कितना बन रहा है। सपोज कि मेरे पास ए का पी ए प्रेशर बन रहा है, दूसरे ने पी बी जनरेट किया, तीसरे ने पी सी जनरेट किया, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना आएगा, तीनों का सम। क्लियर। देन नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ये हमारे पास पेयर्स होते हैं जिनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। मीन्स ये क्या है, ये पेयर्स है हमारे पास, ये कुछ लिमिटेड ही हैं। जैसे सॉल्यूशन है बेंजीन प्लस टोलुएन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन और क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये कुछ सॉल्यूशन है रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये क्या है, एक ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, मीन्स ये आइडियल कंडीशंस को फॉलो करेंगे। Then again, the composition of vapor phase in equilibrium with the solution can be calculated from the partial. Again इसको हम ये क्या है कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने क्या निकालना है, वेपर फेज के अंदर अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो उसके अंदर हम क्या निकालेंगे, वाई एंड वाई बी, मतलब मोल फ्रैक्शन भी हम निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपने निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर आपको दोनों सभी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पता है तो जिस भी कंपोनेंट का हमने वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके लिए आप उसके प्रेशर को डिवाइड कर दो टोटल प्रेशर से, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसके क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम वो हमारे पास था लिक्विड इन लिक्विड के लिए, अब ये है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड के लिए। एंड यहाँ पर रोल्स लॉ के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अब ये क्या है, सॉल्यूशन क्या हो गया, वेपर प्रेशर है किसका, सॉलिड डालना है हमने लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड सोल्यूट पार्टिकल्स है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये जो गिवन कंडीशन है हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने लिया है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल वो होगा जिसके अंदर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी एंड वो वेपर कम जनरेट करेगा, ठीक है। तो अगर कम वेपर जनरेट करा, अगर वो प्योर फॉर्म में अपने वेपर ज़्यादा जनरेट कर रहा है देन उसका अगर सोल्यूशन इस ऐसे कंपोनेंट के साथ मिक्स करके बनाया जिसकी वजह से उसके क्या हो गए, वेपर प्रेशर जनरेट होना कम हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है हमारे पास, इसीलिए इसके मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर है वो कम बनेंगे। तो रोल्स लॉ फॉर सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए ही, तो वेपर प्रेशर इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन एंड देन मल्टीप्लाई बाय द प्योर फॉर्म में इसका। तो मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास एज इट इज़ ही है, किस केस में, वोलेटाइल के अंदर जो हमने पढ़ा। अब ये कह रहा है कि अगर हमने इफ़ द सोल्यूट इज़ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स वो नॉन वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होगा, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो मतलब उसका टोटल वेपर प्रेशर में, मीन्स कि अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में ये था देन उसको ये सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा था, उसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल मिक्स कर दिया, तो वो क्या है, उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज ही कर रहा है। तो मीन्स उसकी खुद की वजह से जो वेपर प्रेशर बनेगा वो तो नेग्लिजिबल है। तो पूरे सोल्यूशन में उसका, जैसे हमने पीछे वोलेटाइल में हमने क्या किया था, टोटल निकालने के लिए पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी ये सब कर दिया था, बट यहाँ पर ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब जितना सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है उतना ही क्या होगा, सॉल्यूशन का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमने कंपोनेंट लिया है उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए देन अब हमारे पास क्या आ गया, वेपर प्रेशर इक्वेशन को कंबाइन करने पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो मीन्स टर्म्स को कंबाइन करने पर बाद पी एस है जो हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्यूशन का हमने निकाला है, तो वो क्या आ जाएगा, x1 इंटू पी नोट, ठीक है। तो सेम आगे हमारे पास ये कैलकुलेशंस है, इनको आप लोग चेक करके सेम हमने टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस ही हैं। अब यहाँ पर देखो ये एक इसने टर्म दी है, इन दिस एक्सप्रेशन पी नोट माइनस पी एस है, उसको हम बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में क्या, इसके वेपर प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो रहे थे, सॉल्यूशन में कम जनरेट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्चुअल में वेपर प्रेशर हो गया कम, लोअर हो गया। फिर अब अगर हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर।
रिलेटिव का मतलब होता है दो चीज़ें आपस में जो लिंक है। यहाँ पे क्या है, कितना सॉल्यूशन के अंदर एंड देन ये प्योर फॉर्म के अंदर, तो एक दूसरे को हम रिलेट करके मीन्स हम कंपेयर करके जो स्टडी करें, तो यहाँ पर ये क्या है, जितना लोअर हुआ उसको अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म से डिवाइड कर दें तो वो क्या देगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। So the relative lowering in vapor pressure of the solute containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution। या आप इसको इस टर्म से भी डिफाइन कर सकते हो एंड इसमें भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की को लेकर हम लोग कर सकते हैं। रोल्स लॉ एज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब पीछे जो हमने हेनरी का लॉ पढ़ा था उसके साथ अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पर हम वो चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स ने क्या कहा है कि जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या है, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू उसका प्योरेस्ट फॉर्म में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। बट अगर इफ गैस इज अ सोल्यूट एंड लिक्विड इन इज द सॉल्वेंट, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ इसने क्या कहा था कि हमारे पास पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, मतलब जितना मोल फ्रैक्शन जो होगा उतना इसका प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ पर उसका ये हमारे पास कांस्टेंट के है। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। दस रोल्स लॉ एंड हेनरी लॉ बिकम आइडेंटिकल एक्सेप्ट देयर प्रोपोर्शनलिटी